जैसे ही उसने खिड़की पार करके कमरे में छलांग लगाई, उसकी पायल की आवाज खामोश फिजा में किसी नगमे की तरह गूंज उठी। कमरे में घुप अंधेरा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी ताकि उसे कुछ नजर आ सके। उसने अपने आप को दोनों हाथों से भारी भरकम लहंगा ऊपर उठा लिया था। वो दबे दबे कदमों से आगे चल रही थी कि तभी अचानक उसका पैर खिड़की के पास नीचे रखी एक मेज से टकरा गया। दर्द की एक लहर उसके पूरे वजूद में समा गई और होठों से एक सिसकारी निकली, मगर उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को वो जगाना नहीं चाहती थी और ना ही इस समय कोई बड़ा ड्रामा चाहती थी। अगर वो जाग जाता तो उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती। उसे आज की रात कम से कम खामोशी से बितानी थी ताकि सुबह होते ही वो किसी नए प्लान पर काम कर सके। उसने अपने हाथ से मारकर इधर उधर टटोलना शुरू कर दिया। अचानक उसका हाथ सोफे पर पड़ा। चलो लेटने के लिए जगह तो मिली, सोचते हुए वो उसी पर धड़ाम से गिर पड़ी और अधलेटी लेट गई। दुल्हन का भारी भरकम ड्रेस उसे परेशान कर रहा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने एक नजर बेड पर सोए उस इंसान को देखा जिसे सपनों में भी खबर नहीं थी कि उसके कमरे में कोई दबे कदमों घुस आया है और आज से ही उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने अपने सिर को सोफे की पीठ पर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। दूर कहीं से शहनाइयों की आवाजें आ रही थीं, मगर उसे पता था ये आवाजें थोड़ी देर में ही दम तोड़ देंगी जब उन्हें पता चलेगा कि दुल्हन घर से भाग चुकी है। वे उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, मगर उसे यकीन था वे लोग उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। बिस्तर पर लेटे यश के खर्राटे उसकी सोच में खलल डाल रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर जमाए। ये इंसान इतने बुरे खर्राटे लेता है, मुझे नहीं पता था। दांत किचकिचाते हुए उसने बेड पर लेटे यश को घूरा। खैर, मजबूरी में ही सही वो रात यश के कमरे में ही गुजारनी थी, वो भी बिना किसी आवाज के। गहरा सांस लेते हुए वो खुद को रिलैक्स करने लगी। उसके घर वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि उसने यश के घर में शरण ली है, और यश को भी नहीं पता था कि उसने अपने गले में कैसी मुसीबत डाल ली है। उसकी शांत नींद बस कुछ ही समय की थी। अभी उसके सिर पर ऐसा तूफान आने वाला था कि उसके कानों से धुआं निकलने लगेगा। यश के बारे में सोचकर उसे उस पर तरस भी आने लगा, मगर वो मजबूर थी। उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर राज से शादी नहीं करना चाहती थी। वो ये बात घर वालों को समझा समझा कर थक गई थी, मगर वे अपनी जिद पर अड़े थे। लेकिन अब उन्हें अपनी जिद का अंजाम पता चल जाएगा जब उन्हें मालूम होगा कि दुल्हन शादी के दिन ही घर से फरार हो गई है। उसका बाप और भाई भूखे शेरों की तरह उसे तलाश करेंगे। उनका गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा, मगर उनकी खोज से पहले ही वो बहुत दूर जा चुकी होगी। वो अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगी थी। इसी सोच में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो गहरी नींद में सो गई। पता नहीं उसे सोए हुए कितनी देर हो चुकी थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पानी में डूब रही हो। उसकी आंखें खुली तो अगला दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। यश उसके सिर के पास पानी का गिलास लिए खड़ा था। आधा गिलास उसके चेहरे पर उंडेल दिया था, बाकी आधा फेंकने की तैयारी में था। वो अचानक सोफे से उठ बैठी। यश उसे घूर रहा था। शायद वो अभी अभी सोकर उठा था, क्योंकि इस वक्त वो ढीले ढाले ट्राउजर और ब्लैक सैंडो में था, और ब्लैक सैंडो से उसके मसल्स उभर कर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। उलझे बिखरे बाल जो उसके माथे पर फैले पड़े थे, उस वक्त उसकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा रहे थे। लड़का है तो स्मार्ट, सपना ने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर अपनी हालत देखकर उसे उस यश के बच्चे पर गुस्सा आया था जो उसने पूरा का पूरा भिगो दिया था, जबकि यश के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा और हैरत थी। इससे पहले वो बाकी पानी भी उस पर फेंक देता, उसने जोर से उसे पीछे धक्का दिया था और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती उसके पास आई। उसके पायल की छन छन पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसकी चूड़ियों की खनक यश के कानों में किसी तपते शीशे की तरह उतर रही थी। वो झुककर उसकी ओर देखते हुए आंखों में गुस्सा भरकर बोली, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से व्यवहार करने का? क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? यश उसे देखता रह गया, फिर गुस्से से फर्श से उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने तीखी आवाज में कहा, और ये क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ इंसान के कमरे में रात के समय घुसना कौन से संस्कारों में आता है? और ये हुलिया, जहां तक मुझे याद है तुम्हें तो अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ चले जाना था, तो फिर मेरे कमरे में क्या करने आई हो? यश का गुस्सा और सवाल सुनकर वो सहम गई। ये वही सवाल था जिसका जवाब वो कल से ढूंढ रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, वो मैं रात से शादी नहीं करना चाहती और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि रात के समय किसी सुरक्षित जगह पर पनाह ले सकूं। तुम्हारा घर मुझे सबसे सुरक्षित लगा, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। वो अचानक मुड़ी और खिड़की का पर्दा हटाकर अपने घर की ओर देखने लगी। बाहर उसके दोनों भाई लाल चेहरों के साथ खड़े थे और गार्ड पर चिल्ला रहे थे। शायद उन्होंने उसे ढूंढ लिया होगा और जब वो कहीं नहीं मिली होगी
तो अब गार्ड पर गुस्सा निकाल रहे थे, मगर बेचारा गार्ड भी क्या करता, वो तो खिड़की से कूद कर आई थी। उसे गार्ड पर तरस आने लगा। उसने तुरंत खिड़की का पर्दा गिरा दिया। यश अभी भी उसे घूर रहा था। उसने अचानक उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, चलो, अब भी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। इससे पहले कि यश उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालता, उसने जोर से अपना बाजू छुड़ा लिया और दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी कीमत पर वहां वापस नहीं जाऊंगी, वे लोग मुझे मार डालेंगे। यश कहने लगा, ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो मरो या जियो, मेरी बला से मेरी जान तो छोड़ो, मेरे गले क्यों पड़ रही हो। कहने लगी, तुम मेरे पड़ोसी हो, पड़ोसियों के भी कुछ हक होते हैं, मुश्किल समय में मदद करना उन हकों में शामिल है। यश ने तैश भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, अगर पड़ोसियों के घर की इज्जत घर से भागकर घर में घुस आए तो हमारा भी हक बनता है कि उस इज्जत को बाजू से पकड़कर उनके हवाले कर दें। ये कहते ही यश ने उसे जोर से बाजू से पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। वो खुद को पीछे धकेल रही थी, लेकिन वो आगे खींच रहा था। इसी खींचातानी में उसका लहंगा कमरे में पड़ी किसी नुकीली चीज में फंस गया और जैसे ही यश ने उसे अपनी ओर खींचा, उसका लहंगा बीच से फट गया। वो फटी फटी नजरों से अपने बेशकीमती लहंगे को देखने लगी। यश को भी एकदम से झटका लगा। उसने उसका हाथ छोड़ दिया, जैसे उसे हालात की गंभीरता का एहसास हो गया हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में कहने लगी, तुमने मेरा इतना कीमती लहंगा फाड़ दिया। जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो, यश बोला, अब ये लहंगा तुम्हारे किस काम का? तुमने कौन सा रुखसत होकर अपने राज के घर जाना है? उसने जैसे इस गंभीर स्थिति को हल्का करने की कोशिश की, जबकि सपना ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसे अपनी पसंद से खरीदा था, तुम बेहद बदतमीज और जाहिल इंसान हो। यश ने तंज कसते हुए कहा, जब शादी ही तुम्हारी पसंद की नहीं तो लहंगा पसंद का क्यों खरीदा? उसने गुस्से से जवाब दिया, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अब तो तुम दुश्मनी पर उतर आए हो, मगर मेरी दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। उसने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी, फिर कहने लगी, ये लो, पकड़ो मेरी कलाई और ले जाओ, छोड़ाओ मुझे मेरे घर। कौन यकीन करेगा तुम्हारा कि मैं तुम्हारे घर में पनाह लेने आई थी? मैं सबको यही कहूंगी कि शादी की रात तुमने मुझे अगवा किया, सारी रात अपने पास रखा, मेरे साथ जबरदस्ती की। फिर देखना मेरे भाई तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। वे मेरी बात पर यकीन करेंगे, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जबकि वो हैरत से मुंह खोलकर उसे घूरने लगा। कहने लगा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उसने एक जानदार कहकहा लगाते हुए कहा, ऐसा तो फिर ऐसा ही सही। उसने उसे चुनौती भरे अंदाज से देखा, चलो मेरे साथ मेरे घर, हम एक साथ ही जिएंगे और एक साथ मरेंगे। मैं अकेली नहीं मरूंगी, क्योंकि तुम मेरे भाइयों को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं जो तुम्हें उनके कहर से बचा सके। वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, ये धमकी किसी और को देना, मैं किसी से नहीं डरता। जबकि सपना ने हंसते हुए कहा, फिर मुझसे डरो तुम, क्योंकि अब तक तुम्हारा सामना मुझ जैसी से नहीं हुआ था। वो खूंखार नजरों से उसे देख रही थी। वो बेबसी से कहने लगा, आखिर तुम चाहती क्या हो? और यही तो वो सवाल था जो वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। शायद मेरी धमकी का उस पर असर हो गया है। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं क्या चाहती हूँ? और जैसे उसने जो कुछ कहा, यश को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर कोई धमाका हुआ हो, जिसका धुआं उसकी आंखों और कानों से निकलने लगा। उसने गुस्से में कहा, हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये तुम्हारी सोच है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? वो अचानक गुस्से में आ गया। सपना ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। यही तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बचाव का रास्ता है। सपना ने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी थी कि उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई थी। लेकिन सपना जानती थी कि उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सपना ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, क्योंकि वो पूरी तरह उसके शिकंजे में आ चुका था। मगर जब वो एक एक कदम चलता हुआ सपना के करीब बढ़ने लगा तो वो सहम गई और दीवार से जा लगी। अब वो बिल्कुल सपना के करीब आ चुका था। उसने अपना चेहरा सपना के चेहरे के पास किया और अचानक दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। सपना उसके बाजुओं के बीच किसी डरी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी, क्योंकि उसकी आंखों से उसके खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे। धीरे धीरे यश की आंखों में खुमारी उतरने लगी थी। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। कहने लगा, मैं यश कपूर हूँ, मुझे आज तक कोई ब्लैकमेल नहीं कर सका। तुम नन्ही सी चिड़िया किस खेत की मूली हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? ये कहते कहते यश ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के हर नक्श को बड़ी ही नरमी से छूना शुरू कर दिया। तुम मेरे सामने दुल्हन के रूप में खड़ी हो और मैं एक जवान अकेला लड़का, जिसे बैठे बिठाए ही एक मुफ्त की दुल्हन मिल गई है। पहले तो मैं जी भरकर अपने जज्बातों को सुकून पहुंचाऊंगा,
जब मेरा दिल तुमसे भर जाएगा फिर तुम्हारी शर्त मानने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है। क्या चुका पाओगी तुम ये कीमत? वैसे गौर कर लो, सौदा इतना बुरा नहीं है। वादा करता हूँ तुमसे मुझसे ज्यादा सुकून तुम्हें पहुंचाऊंगा। उसने एक आंख दबाकर बेशर्मी से कहा। आंखों में शरारत के रंग भी झलक रहे थे, जबकि सपना बुरी तरह सहम चुकी थी और अपनी सांस रोके उसकी बातें सुन रही थी। सपना ने अपने कांपते होठों को हिलाने की कोशिश की तो उसने जोर से अपनी उंगली सपना के नर्म नाजुक होठों पर रख दी और अगले ही पल यश की गर्म दहकती सांसें सपना के चेहरे को छूने लगी थीं। यश बुरी तरह बहकने लगा था और फिर थोड़ी देर बाद ही कमरे में जज्बातों का तेज तूफान। सपना एक राजघराने से संबंध रखती थी। उसके बड़े 3 भाई थे और सपना उनकी सबसे छोटी और इकलौती बहन थी। सपना के पापा एक जमींदार थे और काफी सख्त मिजाज के इंसान थे। वो अपनी इज्जत और गैरत के लिए जान लेने और देने से कभी पीछे न हटते। बचपन से ही सपना अपने माहौल में घुट घुट कर जी रही थी। उसका नाम तो सपना था, लेकिन एक भी सपना कभी पूरा न हुआ। वो जो भी ख्वाब अपनी आंखों में सजाती वो उसके परिवार की रस्म रिवाजों के भेंट चढ़ जाता। बहुत मुश्किल से सपना ने अपने घर वालों से पढ़ने लिखने की इजाजत मांगी थी। अगर उसकी माँ उसका साथ न देती तो शायद सपना की ये ख्वाहिश परिवार के रिवाजों के तले दब जाती। लेकिन सपना की माँ ने सपना के पिता के सामने डटकर मुकाबला किया और कहा, मेरी एक ही बेटी है, मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और डॉक्टर बनाऊंगी। सपना के भाइयों ने माँ के इस फैसले पर बहुत ऐतराज उठाया था। जब कॉलेज में एडमिशन होने वाला था, उस कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ते थे। तब भी सपना की माँ अपने बेटों के सामने डट गई और बोली, मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है जो गलत रास्ते पर चली जाएगी, लेकिन मैं उसका सपना जरूर पूरा करूंगी। बड़ी मुश्किलों और संघर्ष के बाद उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी मोहब्बत उसके सपनों के बीच आ जाएगी। सपना ने बचपन से लेकर आज तक किसी मर्द की मोहब्बत नहीं देखी थी। उसके घर के मर्द हमेशा उस पर सख्त नजर रखते थे। उन्होंने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की थी। उनके लिए वो सिर्फ एक बोझ थी जो कभी भी उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला सकती थी। इसलिए उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उसे प्रेम की मोहब्बत मिली तो उसे लगा कि इस दुनिया में प्यार से ज्यादा खूबसूरत जज्बा कोई और नहीं। उसने प्रेम के लिए अपने परिवार की रस्मों से बगावत करने की ठान ली, क्योंकि मोहब्बत का फूल सख्त पहरों में भी खिल उठता है और उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। सपना ने भी अपने परिवार से बगावत करने का फैसला कर लिया था और प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था, या शायद मोहब्बत को पाना इतना आसान नहीं होता। सपना के भाइयों को किसी तरह इस मोहब्बत की भनक पड़ गई, क्योंकि उन्होंने कॉलेज में भी उसके पीछे जासूस छोड़ रखे थे। जब वो प्रेम से छुप छुप कर मिलती थी तो उन्हें इसका पता हो गया। एक दिन वो नीम के पेड़ की छांव में प्रेम के साथ बैठी उसकी मोहब्बत भरी बातें सुन रही थी कि अचानक कॉलेज के गेट के बाहर एक गाड़ी रुकी। उसमें से हट्टे कट्टे मर्द निकले जो सपना के भाई थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने ही सपना को बाजू से पकड़कर घसीट लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने प्रेम को भी बहुत मारा। ये तो शुक्र था कि कॉलेज के प्रशासन ने पुलिस बुला ली, जिससे प्रेम की जान बच गई, लेकिन सपना नहीं। उसे घर लाकर एक कमरे में कैद कर दिया गया। रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत की उम्र इतनी छोटी होगी। सपना रो रही थी, लेकिन उस पर किसी को रहम ना आया। फिर परिवार की इज्जत का सोचकर उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई। सपना की शादी एक ऐसे आदमी से हो रही थी जो उसके भाइयों की तरह ही जालिम और बेरहम था। उसे औरतों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए औरतें बस भेड़ बकरियों जैसी थीं, जिनकी कोई कदर नहीं थी। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, सपना का दिमाग सुन्न हो रहा था। वो सोचने लगी कि किसी तरह प्रेम से संपर्क करूं। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से उसने अपनी नौकरानी के फोन से प्रेम को कॉल किया। वो भी सपना के लिए तड़प रहा था। कहने लगा, बस तुम किसी भी तरह वहां से निकल आओ। अगर मैं वहां आया तो तुम्हारे भाई मुझे पहचान लेंगे। उसकी बातों ने सपना को और भी मुश्किल में डाल दिया। वो सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी अचानक उसे अपने पड़ोसी का ख्याल आया था, जिसका घर उसके घर के बिल्कुल पास में था। सपना के कमरे की खिड़की से उसके कमरे की खिड़की तक का फासला बहुत कम था। घर के गेट के बाहर पहरेदार तैनात थे, इसलिए घर से बाहर निकलना नामुमकिन था। शादी की शॉपिंग के लिए भी सपना के भाई और उसकी माँ साथ जाते थे, इसलिए वहां भी वो उनसे नजर बचाकर भाग नहीं सकती थी। अब सपना के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, यश का घर। वहां पर वो एक रात के लिए ठहर सकती थी। उसके बाद चाहे उसे उसके पैरों पर गिरना ही क्यों न पड़े, वो किसी भी तरह प्रेम तक पहुंच सकती थी।
शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। मेहमान घर में आ चुके थे और ज्यादातर अपने कमरों में थे, जबकि सपना बेचैनी से मौके की तलाश में थी कि कब मौका मिले और मैं खिड़की से कूद कर जाऊं। ये मौका उसे अपनी शादी की रात को ही मिला। वो दुल्हन बनी बैठी थी और बारात आने ही वाली थी। उसके भाई और सभी मेहमान बारात के स्वागत के लिए गेट पर खड़े थे। घर के अंदर और कमरे में कोई नहीं था। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रात का समय था। सपना ने खिड़की से छलांग लगा दी और बालकनी की रेलिंग पर रस्सी बांधकर अपने घर के पिछवाड़े में उतर गई। वहां इस समय कोई नहीं था। शायद सबको दूल्हे को देखने की उत्सुकता थी। हवेली के पिछवाड़े की दीवार छोटी थी, जिससे वो आसानी से कूद सकती थी। नीचे एक स्टूल रखकर वो बाहर कूद गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर पकड़ी गई तो बारात की जगह आज उसकी अर्थी उठेगी। पिछवाड़े की दीवार के ठीक साथ में यश के घर की दीवार थी। मुख्य दरवाजा बंद था और वो घंटी बजाने की गलती नहीं कर सकती थी, ना ही यश को आवाज देकर जगा सकती थी, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल था। यश सपना का पड़ोसी था। कुछ महीने पहले ही वो लंदन से लौटा था और यहाँ अकेला रहता था। उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा चुके थे और उस समय वो पढ़ाई कर रहा था। ये सदमा उसके लिए सहना बहुत मुश्किल था। माता पिता की मौत के बाद वो लंदन वापस चला गया था और अभी कुछ महीने पहले ही भारत वापस लौटा था। उसके माता पिता सपना के घर आते जाते रहते थे और उनकी मौत सपना के परिवार के लिए एक गहरा सदमा थी। यश से सपना की अक्सर मुलाकात होती थी। वो अकेला ऐसा इंसान था जिसके उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सपना के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी बहुत मिलनसार था। अगर वो यश के घर शरण ले लेती तो किसी को शक न होता। वो जानती थी यश को ये पसंद नहीं आएगा और वो हर हाल में उसे वापस भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देगी। उसके सामने शर्त रखेगी, मजबूर कर देगी कि उसे मेरी बात माननी ही पड़े। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो यश कपूर है, जो पर्सनालिटी से भरपूर 6 फीट का कसरती बदन वाला जज्बातों से भरा जवान मर्द है। वो उस जैसी खूबसूरत नाजुक सी लड़की का फायदा भी उठा सकता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो उस लड़के से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती थी और सपना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसने जा रही है। यश ने जोर से उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और गुस्से में कहा, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हारी बारात वापस लौट भी गई हो तो वो फिर से आ जाएगी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। वो उसे अपनी ओर खींच रही थी और वो उसे कमरे से बाहर निकाल रहा था कि तभी अचानक उसका लहंगा किसी नुकीली चीज में फंस गया और बीच से फट गया और उसी पल वो भी जैसे गुस्से से फट पड़ी। लहंगा फटने की वजह से सपना के खूबसूरत दूधिया पैर, जिस पर मेहंदी के बूटे ऊपर तक बने हुए थे, साफ दिखाई देने लगे। उसने जल्दी से लहंगे से अपने पैरों को ढांपा था। चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। यश भी एक पल के लिए रुक गया था। शायद उसे भी इस घटना की गंभीरता का एहसास हो चुका था। इससे पहले वो उससे माफी मांगता, सपना ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा इतना कीमती लहंगा बर्बाद कर दिया। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुमने मुझे अब हाथ भी लगाया तो बहुत पछताओगे यश। उसकी आवाज में साफ कंपन था। यश एकदम जोर से हंस पड़ा। पहली बार सपना को उससे नफरत हुई, मगर जैसे उसे उसकी नफरत से कोई फर्क नहीं था। अचानक यश ने कमर से कसकर उसे पकड़ लिया और अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसकी गर्म सांसें सपना के ठंडे शरीर को भेदती जा रही थीं। उसे लग रहा था कि उसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। वो बड़ी बड़ी आंखों में नमकीन पानी भरते हुए बोली, यश, हम बचपन से दोस्त हैं। तुम ही क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। और वो मुस्कुराते हुए बोला, इस बचपन की दोस्ती को मैं एक और खूबसूरत रंग देने जा रहा हूँ। इसे और भी गहरा करने जा रहा हूँ। तुम घबराओ मत, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे प्रेम को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस आज की रात मेरे साथ बिता लो, फिर मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। तुम्हारे घर वालों को भनक तक नहीं लगने दूंगा कि तुम मेरे पास मदद मांगने आई थी। उसकी बातें इतनी बेहुदा थीं कि उसे उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगा। उसने उसे पूरी ताकत से झटकने की कोशिश की, मगर यश की पकड़ और भी मजबूत हो गई। आंखों में एक अजीब सा नशा था। उससे खुद को छुड़ाना अब सपना को नामुमकिन लग रहा था और तभी उसने अचानक कुछ ऐसा किया कि सपना के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी गर्दन पर किसी चीज के जोर से चुभने की आवाज आई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने झट से आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरे का राज था। शायद वो अंधी हो चुकी थी या फिर गुप्त अंधेरे में उसे फेंक दिया गया था। वो नहीं जानती थी। सपना ने इधर उधर सिर टकराने की कोशिश की, हाथ पैर मारे। ये एक बंद सी जगह थी जहां उसे रखा गया था। सांस भी घुट घुट कर आ रही थी।
लेकिन एक चीज जो उसने नोट की वो ये थी कि नीचे की जमीन हिल रही थी। ऐसा लग रहा था शायद वो सफर में है। बार बार कोई झटका लगता तो सिर ऊपर किसी लोहे जैसी चीज से टकरा जाती और दर्द की एक टीस अंदर समा जाती। वो बेहद डर चुकी थी। पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। आंखों के सामने जो आखिरी मंजर था उसमें यश बहुत ज्यादा जुनूनी था, जैसे वो उसके साथ न जाने क्या करेगा। और फिर उसे अपनी गर्दन के अंदर किसी चीज के चुभने का एहसास हुआ था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। और अब जब आंखें खोली तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधेरी दुनिया में हो। उसने चारों ओर बने लोहे के इस बंद ताबूत को अपने हाथों से बजाने की कोशिश की, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो ताबूत बस चलता ही जा रहा था। अब उसके पास सब्र करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। लगातार चलने के बाद अचानक वो ताबूत रुक गया और उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेजी से घुटने लगी थीं। उस यश के बच्चे पर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था उसका मुंह नोच डाले या उसे आग में झोंक दे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद ताबूत का ढक्कन खुला। सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, जिससे सपना ने अपना बाजू आंखों पर रख लिया। फिर धीरे धीरे हाथ हटाया तो वो दुश्मने जान ठीक सामने खड़ा था, चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए। सपना उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। वो सूरज की रोशनी और उसके बीच आकर खड़ा हो चुका था, जिससे रोशनी सीधे उसकी आंखों पर नहीं पड़ रही थी। वो गुस्से से तिलमिलाती उसे देखने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो उसका हाथ पकड़कर डिग्गी से बाहर आ सके, जो शायद उसकी अपनी गाड़ी थी। मगर सपना ने उसकी मदद पर लानत भेजी और खुद ही छलांग लगाकर बाहर आ गई। उसने सराहनीय नजरों से सपना को देखा और कहा, अरे तुम तो किसी सुपर हीरोइन से कम नहीं हो, फिर भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ गई। ये तो हैरानी की बात है। उसने जैसे तंज कसा। सपना ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और तुमने मेरी गर्दन में क्या चुभोया था? उसने अपनी गर्दन छुई, जिससे अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए सपना की ओर देखने लगा और बोला, तुम्हारी मदद करने का ये मेरा अपना स्टाइल है। होश में रहते हुए तुम्हें उस घर से निकालना बहुत खतरनाक था, क्योंकि तुम लड़कियां बहुत जल्दी हंगामा मचा देती हो। तुम्हारे साथ साथ मेरी जान को भी खतरा था, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड सामने ही खड़े थे। इसीलिए मजबूरी में मुझे तुम्हें बेहोश करके बोरी में डालकर डिग्गी में रखना पड़ा। वो हैरानी से मुंह खोले उसे देखे गई। क्या तुमने मुझे बोरी में डाला? अगर मैं मर जाती तो? मेरा दम घुट जाता तो? ये सोच कर ही उसे घुटन महसूस होने लगी थी। उसने जल्दी से अपने गले पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें अंदर बाहर लीं, जबकि यश उसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, जब मुझे ये डर हुआ कि तुम मर सकती हो तो मैंने तुम्हें बोरी से निकालकर डिग्गी में डाल दिया। लेकिन अब न तुम्हारी जान को कोई खतरा है और न तुम्हारी जिंदगी को। तुम आजाद हो, अपने आशिक के साथ जहां चाहो भाग सकती हो। सपना ने तिरछी नजर से उसे घूरा और तंज करते हुए कहा, अचानक से इतनी मेहरबानी की क्या वजह है? पहले तो बड़े धमका रहे थे मुझे, कहते थे कि तुम एक लड़की हो, खूबसूरत हो, तुमने दुल्हन का जोड़ा पहना है और तुम्हें मेरे साथ सुहागरात मनानी है, वगैरह वगैरह। ये कहते ही उसकी नजर बेख्तियार अपने शादी के जोड़े पर गई। मगर ये क्या, शादी का जोड़ा तो उसके तन से गायब था। अचानक उसे जोर से चक्कर आया और वहीं सड़क पर गिरने को थी। सदमे से उसका हाल बुरा हो गया था, क्योंकि उसके जिस्म पर वो दुल्हन का लहंगा नहीं बल्कि उसकी कोई टी शर्ट और नीचे ढीला ढाला ट्राउजर था। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि वो इतना बेहुदा और बदतमीज निकलेगा। सपना ने गुस्से से जलती हुई नजरों से उसे देखा और वो शरारत से मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा, पहले मैंने तुम्हें उसी भारी भरकम लहंगे में उठाने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारे वजन से तो ज्यादा भारी वो था। न जाने तुम लड़कियां इतना वजन कैसे उठा लेती हो। उल्टा वो उससे सवाल करने लगा और वो अब तक सदमे से उसे ही देख रही थी, और जब सदमे से थोड़ा बाहर निकली तो गुस्से से चीख कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की? तुमने मुझे इस हालत में देखने की हिम्मत कैसे की? जबकि वो हंसते हुए बोला, शुक्र मनाओ कि सिर्फ कपड़े बदलकर तुम्हें नया ड्रेस पहनाया है, वरना मैं चाहता तो बहुत कुछ। उसने बात अधूरी छोड़ दी थी और वो शर्म और गुस्से से लाल पड़ गई। इससे पहले वो उस पर और चिल्लाती वो बोल उठा, ज्यादा शर्माने या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। अब बताओ अपने उस बॉयफ्रेंड का एड्रेस, ताकि मैं तुम्हें उसके हवाले कर सकूं और तुम्हारी जैसी मुसीबत से मेरी जान छूटे। ये कहते ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और सपना को बैठने का इशारा किया। सपना ने भी अब उससे बहस करना बेकार समझा और गाड़ी में बैठ गया। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से फूल चुका था और सपना का ये फूला फूला चेहरा देखकर यश के होठों को एक हल्की सी मुस्कान ने छुआ था। बताया तो तुम्हें, मैंने लाइट ऑफ कर दी थी, तुम्हें देखा तक नहीं। अब इतना मुंह मत फुलाओ और बताओ तुम्हें कहाँ जाना है।
उसकी सफाई देने के बावजूद भी सपना का मूड खराब ही रहा, मगर अब उसकी मदद तो उसे लेनी ही थी। तो क्या कर सकती थी, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पहले अपना मोबाइल दो मुझे, उसे कॉल करनी है। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और सपना को दे दिया, जैसे वो भी जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। सपना ने जल्दी से प्रेम का नंबर डायल किया और फोन कान से लगा लिया। हर घंटी के साथ सपना का दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। इससे पहले कि उसका दिल बाहर आ जाता, फोन उठा लिया गया था। उसने जल्दी से बिना रुके कहा, प्रेम, मैं सपना बोल रही हूँ, अपने घर से भाग आई हूँ, किसी की मदद ली है, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ, या फिर बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। वो इतनी बेचैन थी कि उसकी बात सुने बिना ही सवाल पर सवाल किए जा रही थी, मगर जो आवाज फोन की दूसरी तरफ से आई, जो शायद सपना के कानों में पड़ी, उसे सुनकर लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ हार चुकी थी। आंखों में बेइंतहा हैरत थी। अचानक फोन उसके हाथ से छूटकर गोद में गिर पड़ा, क्योंकि फोन पर तो यश उसका चेहरा देखकर चिंता में पड़ गया। कुछ देर तक वो यूं ही साकित बैठी रही, फिर उसने सपना की आंखों के आगे चुटकी बजाई और कहने लगा, सपना, सपने से बाहर आ जाओ। ऐसा भी क्या था फोन के अंदर कि तुम्हारे सिर के अंदर बम फट रहे हैं? मुझे भी तो बताओ, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें खुद लेने आएगा या मुझे छोड़ना पड़ेगा? सपना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं, दरअसल मैं उसके घर का एड्रेस जानती हूँ, तुम प्लीज गाड़ी चलाओ, मैं खुद उसके पास जाना चाहती हूँ। उसने खुद को सामान्य रखते हुए यश से कहा। फोन पर जो भी बात उसने सुनी थी उसका जिक्र यश से नहीं किया। वो पहले खुद जाकर जानना चाहती थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे, मुझे इतनी ताकत दी थी कि मैं सबसे लड़कर उसके पास पहुंचने वाली थी। यश कहने लगा, कोई तो बात हुई है कि उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया? उसकी जबान सपना के जलते पर तेल का काम कर रही थी। अपनी जबान को लगाम दो और जो कहा है वही करो।